हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, बेहद मस्त होंगे और अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन है वो है फुलरीन के ऊपर, पार्ट नंबर 3। जो हमने एलोट्रोप छेड़ा था उसका टॉपिक आगे बढ़ा देते हैं। तो पीछे के वीडियो सेक्शन से उम्मीद करता हूँ बेहद पसंद आ रहे होंगे। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो हमेशा की तरह अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके सामने 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है। ठीक है जी, मोटिवेशनल लाइंस हैं अब की बार। तो उम्मीद करता हूं कि आपको, हमेशा मैं कहता हूं कि जीवन में प्यार मोहब्बत अभी नहीं करनी है, तो उसके पीछे कारण क्या है आज उस कारण को भी बता देता हूं। ध्यान से सुनना इन 4 लाइनों के माध्यम से। पापा की मेहनत को पहचान देनी है, कैसे कर लूँ मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत का समय बहुत लास्ट का होता है। उससे पहले आपको ये 4 लाइनें हमेशा जीवन में ध्यान रखनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पापा की मेहनत को पहचान देनी है, कैसे कर लूँ मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। और सेक्शन के बीचों बीच हमेशा जो मोड होता है जोक्स का, शायरी का, वो तो चलता ही रहेगा। आज आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाई जाएगी प्यार मोहब्बत वालों के लिए। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड फुलरीन। तो तीसरा जो हिस्सा है वो हमें शुरू करना है किसके ऊपर? फुलरीन के ऊपर शुरू करना है। किसके ऊपर शुरू करना है भाई? फुलरीन के ऊपर शुरू करना है। तो ध्यान से देखना है। पार्ट नंबर 3 एलोट्रोप, पार्ट 3 एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और वो भी कौन सा है भाई एलोट्रोप ऑफ कार्बन में? आपका डेट इज फुलरीन। कह सकता हूं क्या है भाई? फुलरीन है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमेशा की तरह एक बार इंक डाल लेते हैं भाई। ये इंक फिर से वही है, धोखा दे रही है। कैसे? जो पिछले वीडियो सेक्शंस में बताया था प्यार के जैसे। सही है, इसको भी पसंद नहीं आ रहा। हर अच्छी चीज़ में कुछ ना कुछ रुकावट हो जाती है, तो रुकावट के लिए खेद है। चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन में। देखना है ध्यान से कि वो रुकावट थी उसको हमने दूर कर दिया। ठीक है, देखो ध्यान से। अब चलते हैं फुलरीन। तो सबसे पहले हमेशा की तरह कि आप इसको किस तरीके से क्या कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो ध्यान, एक बार इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि किस तरीके से फुलरीन के बारे में पहली बार बताया गया। फुलरीन होता क्या है? फुलरीन होता है, इट इज डिफाइंड एज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इट इज डिफाइंड एज द एलोट्रोप, क्रिस्टलाइन लिख दो, हमने पढ़े थे ना क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। इट इज डिफाइंड एज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, ऐसे लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप। हमने एलोट्रोप्स को क्लासिफाई किया था किसके अंदर? आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर और अमरफस फॉर्म के अंदर। तो इसे आप कैसे कह सकते हो? इट इज डिफाइंड एज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैविंग स्फीरोइडल शेप। कैसी शेप होगी? स्फीरोइडल। आपको बता रहा हूं कि फुलरीन होती क्या है। हैविंग स्फीरोइडल शेप एंड containing composition of, और उसकी कंपोजिशन क्या होगी? संरचना किस चीज से मिलके बना होगा? ठीक है, C2N। N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रही होगी? 30। ध्यान से सुनना है। फुलरीन होता क्या है? फुलरीन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। भाई हमने एलोट्रोप ऑफ कार्बन को क्लासिफाई किया था क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर और किस फॉर्म के अंदर? अमरफस फॉर्म के अंदर। तो आपका जो ये फुलरीन है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की। उस क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर
जो कार्बन है वो किस तरीके से अरेंज होंगे, स्फेरोइडल शेप में, इसीलिए इसे बक्की बॉल मिनिस्टर या फुटबॉल सोसर शेप जैसा कहा जाता है। आपने देखा होगा जो फुटबॉल होता है स्फेरोइडल टाइप कह सकता हूँ, तो उस फुटबॉल के अंदर आपने देखा होगा पहले क्या होता है, ब्लैक होता है, फिर व्हाइट होता है, फिर ब्लैक होता है, फिर व्हाइट होता है, आपने ऐसे देखा होगा। तो क्या कह सकता हूँ, वो जो शेप रही होगी वो स्फेरोइडल शेप रही होगी। इसमें कार्बन किस तरीके से अरेंज हुए होंगे, स्फेरोइडल शेप में अरेंज हुए होंगे। अरेंज होते वक्त कार्बन की जो कंपोजिशन है, मात्रा है, वो कितनी रही होगी, वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती हुई नजर आएगी। डेट इज C2N, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो सकती है, 30 के आसपास हो सकती है। तो इस चीज को आप क्या कह सकते हो, फुलरीन कह सकते हो, इज कॉल्ड एज फुलरीन। इसे आप क्या कह सकते हो, फुलरीन कह सकते हैं, कह सकता हूं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। क्रिस्टलाइन फॉर्म रही होगी एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसकी स्फेरोइडल शेप रही होगी, उसके अंदर जो कंपोजिशंस है, कितने नंबर ऑफ कार्बन की संख्या मौजूद रही होगी, वो C2N फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रही होगी, 30। अब जो मोस्ट कॉमन एलोट्रोप है फुलरीन का, वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन एलोट्रोप और फॉर्म ऑफ फुलरीन, मोस्ट कॉमन एलोट्रोप या फॉर्म ऑफ फुलरीन कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखनी है C60। कौन सी है भाई, C60। इट इज द मोस्ट स्टेबल, इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फुलरीन। सही है, ये फुलरीन की सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। अब देखो आपकी जो C60 है, ऐसा नहीं है कि C60 ही होती है फुलरीन फॉर्म के अंदर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप कह सकते हो लगभग आप एन की जो वैल्यूज हैं यहाँ रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो कह सकता हूँ यहाँ से C60 क्रिएट हो सकता है। दूसरी, जरूरी नहीं C60 हो, C70 भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एलोट्रोपिक फॉर्म जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है वो C60 होती है, और जो स्फेरोइडल शेप में एग्जिस्ट करती है, कह सकता हूं। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कार्बन हो सकते हैं इसके अंदर कितने से कितने रेंज में लाई कर सकते हैं, तो आप जो फुलरीन है उसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो कितने से कितने हो सकते हैं, C60 से लेके 360 के आसपास कह सकता हूँ। भाई 70 भी रहा होगा, कह सकता हूँ C60 C70 ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक कह सकता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी रही होगी, आपस में 360 कार्बन के आसपास जुड़ सकते हैं, कह सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी रही होगी, 360 के आसपास। मिनिमम कितने रहे होंगे, 60। सही है, 60 की वजह से जो स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन की गई होगी, जो आपने ऑब्टेन करवाई होगी, स्फेरोइडल शेप ऑब्टेन करवाई होगी, उसे आप क्या कह सकते हो, ये फॉर्म कह सकते हो, डेट इज C60। और C60 को ही हमें रीड करना है, डेट इज फुलरीन फॉर्म, कह सकता हूँ। दूसरी बात, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, पीछे हमने जो पढ़े थे ग्रेफाइट पढ़ा था, डायमंड पढ़ा था, उसमें कार्बन की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो कार्बन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 60 से लेके 360 के आसपास कार्बन की संख्या मिलती हुई नजर आएगी। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म रही होगी वो C60 फॉर्म स्टेबल रही होगी। इस चीज़ के बारे में बताया किसने, फुलरीन के बारे में, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, तीसरा पॉइंट, फुलरीन को डिस्कवर किसने किया, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रोटो, कार्ल और सिमले। सही है, क्रोटो नाम का व्यक्ति था, कार्ल नाम का व्यक्ति था और सिमले नाम का व्यक्ति था। 1985 के आसपास इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, और इसी बताने की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, कह सकता हूँ। तो 1985 के आसपास कह सकते हो, लगभग 10 से 11 साल के बाद इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजित किया गया। तो देख सकते हो डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, क्रोटो के द्वारा, कार्ल के द्वारा, और जो सिमले नाम का व्यक्ति था, ये साइंटिस्ट थे भाई तीनों के तीनों, इनके द्वारा फुलरीन को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, क्रोटो, कार्ल और सिमले नाम के व्यक्ति के द्वारा। चौथा ये होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसकी कई बार क्या पूछ लेता है, शेप पूछ लेता है। तो C60 जो फॉर्म है, C60 फॉर्म एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरोइडल शेप, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, स्फेरोइडल शेप। सही है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरोइडल शेप और सोसर बॉल शेप। सही है, जैसे आपकी फुटबॉल की संरचना होती है उस संरचना में भी इसकी सकल सूरत पाई जाती है। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरोइडल शेप और सोसर बॉल शेप ड्यू टू
इस रीज़न की वजह से, ड्यू टू दिस रीज़न, C60 इज ऑल्सो कॉल्ड एज बक्की-बॉल मिनिस्टर। बक्की-बॉल मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है C60 को, कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस स्फीरोइडल शेप के अंदर एग्जिस्ट करती है, या सोसर बॉल जो शेप होती है, जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, उस फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करती है। इसीलिए इस कारण की वजह से इसे बक्की-बॉल मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना है, स्फीरोइडल शेप होगी जिसकी कंपोजिशन C2N फॉर्मूला से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। कार्बन की संख्या कितनी होगी? 60 से लेकर 360 तक आपको संख्या मिलती हुई नजर आएगी। उन कार्बन्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो स्फीरोइडल शेप बना ले या फिर सोसर बॉल शेप बना ले। सोसर बॉल शेप मतलब फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण कर दे, कह सकता हूँ। अब इस संरचना को जब हम पढ़ेंगे आगे तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कितने मेंबर रिंग्स इसके अंदर बन सकती है। ठीक है, तो एक बार आपको इसकी क्या दिखा देता हूँ, सिंथेसिस दिखा देता हूँ, सही है। फिर इसके आपको क्या दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो इतना ध्यान रखना है, स्फीरोइडल शेप रही होगी, बक्की-बॉल मिनिस्टर या सोसर बॉल शेप के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिमम कार्बन की संख्या 60 से लेकर 360 के आसपास हो सकती है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है इसकी, वो C60 रही होगी। किसके द्वारा दिया गया? क्रोटोकल और सिमले नाम के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा ये चीज़ दी गई होगी। इस चीज़ को आप क्या कह सकते हो केमिस्ट्री में? फुलरीन कह सकते हो। अब देखना है सिंथेसिस कि किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो। सिंथेसिस ऑफ फुलरीन, या फिर कह सकता हूँ प्रिपरेशन देख लेता हूँ, सिंथेसिस को छोड़ो भाई, प्रिपरेशन कह सकता हूँ, सही है। कि हाउ वुड यू प्रिपेयर फुलरीन, प्रिपरेशन ऑफ फुलरीन। तो ध्यान से देखना है, सही है। ये क्या कहता है? ये कहता है व्हेन ग्रेफाइट फॉर्म, जब ग्रेफाइट फॉर्म को, व्हेन ग्रेफाइट फॉर्म इज, when graphite foam is treated or heated with the help of passing an electric spark और इलेक्ट्रिक स्पार्क कह दो या पावरफुल लेज़र लाइट्स आती हैं, देखी होंगी ना आपने, जो छोटे थे जब हम लेके आते थे बचपन में लेज़र लाइट, आप देखते थे बचपन में जब मस्ती करनी होती तो कई बार स्कूल में भी ले जाते थे, टीचर पढ़ाता था, पीछे से लेज़र मारते थे। ऐसे प्रकार की लेज़र बीम्स आती हैं जिनकी अच्छी खासी क्या होती है, एनर्जी होती है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने का दम रखती हैं वो। व्हेन ए ग्रेफाइट फोम इज ट्रीटेड और हीटेड विद द हेल्प ऑफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क और पावरफुल लेज़र अलोंग with the help of passing an inert gas, such as हीलियम, और क्या हो सकती है ज़्यादातर आपकी आर्ग, सही है। आपको क्या करना है, ग्रेफाइट की कोई फॉर्म लेनी है, उस ग्रेफाइट फॉर्म को क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करना है। हाई टेम्परेचर पे ट्रीट कैसे करोगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कर दो या पावरफुल लेजर बीम्स पास कर दो। किसकी मौजूदगी में? इनर्ट गैस की मौजूदगी में। और जैसे ही आप पास करोगे तो किसकी फॉर्मेशन करके आपको प्रोवाइड कर देगा? फुलरीन की फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे देगा। दिस विल result in formation of allotropes, other allotropes of fullerene, जिसको किसके ऊपर पास करवाना है? which is passed through Al2O3, किसके ऊपर से पास करवा दो? Al2O3, जो किसका काम करेगा? क्रोमेटोग्राफी का काम करेगा। क्रोमेटोग्राफिक एडजॉर्प्शन करवा दो। क्या कहा? रिएक्शन से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, आपकी कार्बन या ग्रेफाइट, आप कार्बन पढ़ रहे हो, ग्रेफाइट की कोई भी फॉर्म ले लो, उस ग्रेफाइट की फॉर्म को ट्रीट करना है इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवा के, सही है। इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको ट्रीट करोगे। जैसे ही उसके इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलती हुई नजर आएंगी? आपको यहाँ से वेपराइज्ड कार्बन मिलता हुआ नजर आएगा। कार्बन्स के क्या मिलते हुए नजर आएंगे? वेपर्स। उन वेपर्स को कंडेंस करवाना है। जैसे ही उनको कंडेंस करवाओगे तो आपको क्या मिलती हुई नजर आएंगी? फुलरीन शूट्स।
कंडेंस करवाने की वजह से कार्बन जो है वो शूट प्रोड्यूस कर सकता है। आपको आगे पढ़ाएंगे शूट क्या होती है। जैसे चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो कई बार आप मान लो सफ़ेद कपड़े पहन के बैठे हो तो किसी लकड़ी को जलाते हो तो कई बार क्या होता है कि आग लगने की वजह से आपने देखा होगा कार्बन के पार्टिकल्स ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, कई बार आपकी शर्ट पे लग जाते हैं। तो फिर आपने देखा होगा जब उस शर्ट्स को आप साफ़ करने की कोशिश करते हो, अगर ज़्यादा आपने रब किया तो जो पार्टिकल है वो कहाँ स्टिक कर जाता है, आपकी शर्ट के ऊपर स्टिक कर जाता है। तो अनबर्न्ड जो कार्बन पार्टिकल थे उन्हें आप शूट कह सकते हो, कह सकता हूँ। तो जैसे ही आपने उस वेपराइज फॉर्म को कंडेंस करवाया तो वहाँ से फुलरीन शूट मिलती है। तो फुलरीन जो शूट होती है उसके अंदर C60 भी होता है और अलग अलग प्रकार के भी क्या मौजूद होते हैं, एलोट्रोप ऑफ फुलरीन मौजूद होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अकेला C60 निकलेगा, C60 के साथ साथ अदर प्रकार के भी फुलरीन फॉर्म्स निकलती हुई नजर आएंगी। उन सेपरेट करने के लिए उन फॉर्म्स को, C60 के अलावा उन फॉर्म्स को सेपरेट करने के लिए एडजॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एडजॉर्प्शन टेक्निक मतलब पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे स्टिक करवाने का जो फिनोमिना है, डेट इज एडजॉर्प्शन। अब Al2O3 की जो कोटिंग होती है, जो लेयर होती है, उसके ऊपर से C60 और अदर फुलरीन को पास करवाया जाता है। तो Al2O3 के ऊपर कौन स्टिक कर जाता है, आपका कह सकता हूँ C60। तो वहां से आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो C60 को और अदर फॉर्म ऑफ फुलरीन को। इस तरीके से आप किसका निर्माण कर सकते हो, फुलरीन का निर्माण कर सकते हो। देखो क्या कहा, other allotrope of fullerene which is passed through Al2O3 and separation of C60 form and other fullerene form take place। ध्यान रखना है, अभी दिखा देता हूँ क्या कहा मैंने, इसको छोटा कर देता हूँ। ये जितनी भी EZMR वाली जो कहानी सुनाई है वो कहाँ से सुनाई है वो सुनो जरा। देखो किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये कार्बन की फॉर्म रही होगी, ग्रेफाइट फॉर्म, सही है। इसके ऊपर से आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस डालना है, सही है। इलेक्ट्रिक स्पार्क डालो, इसको ध्यान रखना है। ये नहीं ध्यान है कोई बात नहीं, ये ध्यान रखो। ये पावरफुल लेज़र इसके ऊपर से डाल दो, सही है। जैसे पावरफुल लेज़र डालोगे तो ग्रेफाइट जो फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म हुआ करती थी, वो कौन सी फॉर्म में हो गई, हाई टेम्परेचर पे वेपराइज्ड फॉर्म में। तो कह सकता हूँ कौन सा कार्बन ऑब्टेन हुआ हो गया, वेपराइज्ड कार्बन, सही है। कार्बन की वेपराइज्ड फॉर्म ऑब्टेन हुई होगी यहाँ। अब उस वेपराइज्ड फॉर्म को आपको C60 प्रिपेयर करना है, तो इसकी करवा दो कंडेंसेशन। क्या करवा दो, कंडेंसेशन। वेपराइज्ड फॉर्म को वापस सॉलिड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो इसको क्या करवा दिया, कंडेंस करवा दिया। जैसे ही आप इसको कंडेंस करवाओगे तो यहाँ ऑब्टेन होगी फुलरीन शूट। क्या ऑब्टेन होगी, फुलरीन शूट। अब देखो फुलरीन शूट जो है वो क्या क्या कंटेन करती है भाई। शूट का मतलब अभी अभी बताया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, C60 फॉर्म तो उस फुलरीन शूट में होगी, प्लस अदर फुलरीन फॉर्म भी होंगी, कह सकता हूँ अदर फुलरीन फॉर्म भी रही होंगी उसके अंदर। अब इस फुलरीन शूट को किसके ऊपर से पास करवाना है, Al2O3 के ऊपर से, सही है। जो किसका काम करती है Al2O3, क्रोमेटोग्राफिक एडजॉर्प्शन का काम करती है, सही है। किसका काम करेगी, क्रोमेटोग्राफिक एडजॉर्प्शन का काम करेगी। फुलरीन C60 प्लस अदर फुलरीन फॉर्म, यहाँ से फुलरीन शूट क्या कंटेन करता है, C60 तो होगा ही होगा, अदर फुलरीन फॉर्म भी होंगे। उसको किसके ऊपर से पास करवा दो, इसके ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी, C60 अलग बन जाएगा और अदर फुलरीन फॉर्म्स अलग निकल जाएंगी। अदर फुलरीन फॉर्म्स सेपरेटेड, सही है। Al2O3 की जो सरफेस होगी उसके ऊपर कौन स्टिक कर जाएगा, कह सकता हूँ C60। वहां से आप आसानी से C60 को सेपरेट कर सकते हो और अदर फुलरीन फॉर्म जो है वो सीधी निकल जाएंगे, उनको वहां से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से, इस मेथड से इलेक्ट्रिक स्पार्क लेजर पास करवा के, जैसे ही ग्रेफाइट के ऊपर आप लेजर पास करवाते हुए नजर आओगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो कार्बन की जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर को कंडेंस कर लो, कंडेंस करने की वजह से क्या मिलेगा, फुलरीन शूट मिलता हुआ नजर आएगा। उस शूट के अंदर क्या क्या मौजूद होगा, C60 भी मौजूद होगा, अदर फॉर्म ऑफ फुलरीन भी मौजूद होगी। अब मुझे जी उन चीज़ों को क्या करना है, सेपरेट, क्योंकि मुझे तो C60 चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है फुलरीन की। उसको सेपरेट करने के लिए Al2O3 क्रोमेटोग्राफिक लेयर ले लेता हूं, कह सकता हूं क्रोमेटोग्राफिक एडजॉर्प्शन करवा देता हूं। एडजॉर्प्शन का मीनिंग देखो क्या होता है। जब आप स्कूल में बेंचेस पे बैठते हो तो बैठने से पहले बेंच को साफ करते हो, क्यों, क्योंकि मिट्टी चिपक जाती है। तो क्या कह सकता हूं, बेंच ने पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। तो किसी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना और अपनी सरफेस पे चिपका लेना, डेट इज द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन। ऐसे ही फुलरीन को जब इसके ऊपर से पास करोगे तो ये C60 के पार्टिकल्स को खींच के अपनी सरफेस पे बिठा लेती है और अदर फॉर्म ऑफ फुलरीन को सीधा निकल जाने देती है। इसकी वजह से आप आसानी से
किसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, C60 की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ऐसे आप आसानी से क्या प्रिपेयर कर सकते हो, C60 फॉर्म। स्फेरोइडल शेप होगी, बक्की बॉल, मिनिस्टर या सोसर बॉल शेप टाइप होगी। प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो, वो ये मेथड रहा प्रिपरेशन का। वेपराइज्ड कार्बन, कंडेंस, फुलरीन शूट रहा होगा, Al2O3 क्रोमेटोग्राफिक फॉर्म से इसको पास करवाया गया होगा। और इस तरीके से आप आसानी से क्या तैयार कर सकते हो, फुलरीन की फॉर्म को तैयार कर सकते हो। सही है। अगला क्वेश्चन आता है आगे बढ़ने से पहले स्ट्रक्चर के ऊपर। सही है, कि फुलरीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रही होगी, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। तो पीछे हमने पढ़ा था जो कार्बन की फॉर्म थी डायमंड वो sp3 थी, ग्रेफाइट जो थी वो sp2 थी, और ये और देख लेते हैं किस प्रकार की फॉर्म रही होगी। तो फिर से इसकी कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा, 6। कन्फिग्रेशन हमेशा की तरह 1s2 2s2 2p2। भाई ये संरचनाएं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये चीज़ है क्या। ये 2s रहा होगा और ये क्या रहा होगा, 2p2 कह सकता हूँ। अब इसको मैं एक्साइट कर देता हूँ। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4। आपको पता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे किसके अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। सही है। एक अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, एक s का 2p के। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा केमिस्ट्री में कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होगी, जस्ट लाइक ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में आपने देखा था कि अपना जो चौथा बॉन्ड था उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसने हेक्सागोनल रिंग्स बनाई थी विद अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड के साथ। अब ये देखेंगे कि अपनी इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या कर सकता है। तो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो sp2 को कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। भाई 3 तो वो क्या बना रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, 1 2 ये तो बॉन्ड वाले हो गए। ये वो रहा होगा जो क्या रहा होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा होगा। इसको दिखाने के लिए रंग भर देता हूँ ऐसे। सही है, इसको दिखाने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ अलग दिखाने के लिए इसको रंग भरा है, कह सकता हूँ। अब जो केमिकल, जब बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा जो बॉन्डिंग में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता उसे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड। और कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहा होगा, 2p का ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p का ऑर्बिटल रहा होगा जिसके अंदर आपके ये क्या मौजूद रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। सही है, यहां तक इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। सही है। अब देखो ध्यान से, अगली जो चीज़ है इसके अंदर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। अब देखो इसका मतलब ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो क्या करेगा, आपस में कंबाइन करता हुआ नजर आएगा। तो कह सकता हूं ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड का ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंबाइंस विद each other to form 5-membered or 6-membered ring, to form 5-membered ring or 5-membered ring और 6-membered ring। ये ध्यान रखना है आपकी जो कंपोजिशन है वो कितनी मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करती हुई नजर आएगी, 5 मेंबर और 6 मेंबर की प्रिपरेशन करती हुई नजर आएगी। भाई आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हर एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि हर कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता हुआ जाएगा। अब अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो कार्बन जुड़ेंगे आपस में वो क्या तो 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करेंगे, या वो कार्बन आपस में किसकी फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। कह सकता हूं यहां तक इतनी चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी कि क्या तो वो 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करेंगे या फिर वो किसकी फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। कह सकता हूं यहां तक ये चीज में यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई ग्रेफाइट ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्मेशन की थी प्लस अल्टरनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी। ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें हर कार्बन आपस में किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा, और जुड़ने के लिए क्या तो वो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा या फिर कैसे रिंग बनाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
फुल रिंग के अंदर दो प्रकार की रिंग पाई जाती है, एक 5 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड। भाई अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, या जो भी sp2 याद नहीं रहता तो सीधा सा है, इसके अंदर जो भी कार्बन मौजूद रहे होंगे अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या तो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा या 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करेगा, ताकि वो अपनी इस वैलेंसी को आसानी से क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो इसका मतलब फुल रिंग में दो प्रकार की स्ट्रक्चर्स देखी जा सकती है, एक 5 मेंबर्ड रिंग और एक 6 मेंबर्ड रिंग। यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं, सही है। अब देखो ध्यान से, मतलब यहां से दो रिंग मिली, एक 5 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड रिंग। अब मैं आपको इनकी कंपोजिशन बता देता हूं कि C60 में जो कार्बन है वो 60 कार्बन किस तरीके से अरेंज रहे होंगे। तो ध्यान से देखना है, इन केस ऑफ फुल रिंग, और फुल रिंग में भी कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, C60। इन केस ऑफ फुल रिंग, in case of full ring it was observed that, ये है इंपॉर्टेंट चीजें, in case of full ring it was observed that the 5 membered ring, the 5 membered ring, the 5 membered ring is attached with, देखो दो प्रकार की रिंग मौजूद है, एक 5 मेंबर्ड रिंग और एक 6 मेंबर्ड रिंग। अब क्वेश्चन ये, कौन सी रिंग किसके साथ जुड़ती हुई नजर आएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो किसके साथ जुड़ सकती है सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी वैलेंसी को, 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। इट वाज ऑब्जर्व दैट द 5 मेंबर्ड रिंग इज अटैच विद 6 मेंबर्ड रिंग, वेयर एज द 6 मेंबर्ड रिंग, whereas the 6 membered ring, whereas the 6 membered ring is attached with 5 membered ring as well as 6 membered ring। ध्यान रखना है, the most important question कह सकता हूं। 6 membered ring, भाई इसके अंदर दो प्रकार की रिंग है, इधर देखो ध्यान से, एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग। अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे बोर्ड के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि कौन सी रिंग किसके साथ जुड़ सकती है। तो ध्यान रखना है 6 मेंबर्ड रिंग किसके साथ जुड़ सकती है, 6 के साथ। 6 मेंबर्ड रिंग किसके साथ जुड़ सकती है, 5 मेंबर्ड के साथ। मैथ में संख्याएं होती है ना, 65 और 66, 65 और 66। 6 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग के साथ जुड़ सकती है, 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग के साथ भी जुड़ सकती है। 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ हमेशा किसके साथ जुड़ेगी, 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। 5 मेंबर्ड कभी भी किसके साथ जुड़ती हुई नजर नहीं आएगी फुल रिंग के केस में, 5 मेंबर्ड के साथ। तो 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड के साथ भी जुड़ सकती है, 6 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड के साथ भी जुड़ सकती है, और 5 मेंबर्ड किसके साथ जुड़ सकती है, 6 मेंबर्ड के साथ। कह सकता हूं 6 मेंबर के साथ जुड़ती हुई नजर आएगी। तो याद रखने के लिए ट्रिक क्या होगी, 65, 66 और संख्या क्या रही होगी, 56। आपकी 5 मेंबर रिंग किसके साथ नहीं जुड़ सकती, 5 मेंबर रिंग के साथ जुड़ती हुई नजर नहीं आती। अब क्वेश्चन ये कि फुल रिंग जो रही होगी C60, उसके अंदर कई बार क्या पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कितनी 5 मेंबर रिंग है, कितनी क्या है 6 मेंबर रिंग। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ full ring C60 form, in case of full ring 12 तो 5 मेंबर रिंग होती है, 12 आर 5 मेंबर रिंग्स, सही है। 12 तो 5 मेंबर रिंग होती है फुल रिंग के केस में। भाई 5 के साथ 5 के साथ 6 जुड़ेगा, 6 के साथ 5 जुड़ेगा, 6 के साथ 6 जुड़ता हुआ नजर आएगा। अब क्वेश्चन ये कितने कार्बन की संख्याएं वो कंटेन कर रहा होगा। तो इन केस ऑफ फुल रिंग 12 आर 5 मेंबर रिंग, फुल रिंग के केस में 12 तो 5 मेंबर रिंग होती है और 20 आर 6 मेंबर रिंग। कह सकता हूं आपको ये संख्या भी बता दी है। 5 के साथ 6 जुड़ेगा, 6 के साथ 6 जुड़ेगा, 6 के साथ 5 जुड़ेगा। अब क्वेश्चन ये 5 वाले में कितनी संख्या मौजूद रही होगी। तो 12 तो 5 मेंबर्ड रिंग्स मौजूद होती हैं, सही है। 12 तो क्या मौजूद होती हैं, 5 मेंबर्ड रिंग, और 20 क्या मौजूद होती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग। ध्यान रखना है 6 के साथ 6 जुड़ेगा, 6 के साथ 5 जुड़ेगा, 5 के साथ 6 जुड़ेगा,
12 तो होंगी 5 मेंबर्ड रिंग और 20 क्या होंगी 6 मेंबर्ड रिंग। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप कह सकते हो, यहाँ से कह सकता हूँ 6 के साथ 6, 5 के साथ क्या करेगा 5 आपका 6, और 6 के साथ क्या जुड़ेगा 5। और कितनी मेंबर्ड रिंग्स मौजूद होंगी फुल रिंग के केस में 12, तो 5 मेंबर्ड रिंग्स होंगी और 20 क्या मौजूद होंगी 6 मेंबर्ड रिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। सुनोगे पक्का है तो सुनो ध्यान से। आपने एक गाना सुना होगा, बड़ी ही पुरानी मूवी का है, कि मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, ऐसा करके कुछ गाना है। सनी देओल की मूवी का गाना है, शायद अजीत मूवी है या कौन सी मूवी है, उस मूवी में जाके आप इस गाने को देख सकते हो। तो वो जो हीरो है अपनी हीरोइन से कहता है कि भाई जब मेरी सांसें नहीं रहेंगी तो मैं तुझे तेरी धड़कनों से पहचान लूँगा। तो आजकल के प्यार मोहब्बत वाले भी यही कहते हैं। तो आज उसका एक मीनिंग क्लियर कर देता हूँ कि वो सांसें ना रहने का मीनिंग क्या है। ध्यान से सुनना है, देखो ध्यान से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। मैं मर जाऊं तुझे खबर तक ना मिले, इसी से रिलेट करना है उस चीज़ को। इसका मतलब वो कह रहा है कि तेरी सांसें नहीं रहेंगी फिर भी पहचान लूँगा। मतलब वो क्या चाहता है कि इनडायरेक्टली आपका काम तमाम करना चाहता है, आपको कब्र में लिटाना चाहता है। तो ध्यान से सुनना है, देखो। मैं मर जाऊं तुझे खबर तक ना मिले, तू ढूंढे पागलों की तरह मगर तुझे मेरी कब्र तक ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी आपको, सही है। तो अजीत मूवी का जो गाना था सनी देओल का, वो इसी के लिए था कि प्रेमी प्रेमिका जो अपने आप को कहते हैं वो ये कहते हैं कि तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, खुशबू तब आती है जब कब्र में व्यक्ति लौट जाता है और ऊपर फूल लगा दिए जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि वो तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेगा। अगर तुम्हें कोई कहे तो उसको कहना भाई मुझे अपनी खुशबू से नहीं पहचानना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तो 5 मेंबर 6 के साथ जुड़ेगी, 6 के साथ 6 5 मेंबर के साथ। अब पहचाने का काम तो हो गया। फुल रिंग में 12 5 मेंबर रिंग मिलेंगी और 20 क्या मिलेंगी 6 मेंबर रिंग मिलती हुई नजर आएंगी, कह सकता हूँ। इतना ध्यान रखना है भाई। बक्की बॉल मिनिस्टर कहा जाता है, सोसर बॉल शेप कहा जाता है। 2 प्रकार की रिंग मिलेंगी, 5 मेंबर 6 मेंबर, 5 6 के साथ जुड़ेगी, 6 के साथ जुड़ेगी, 6 5 के साथ जुड़ेगी, 12 5 मेंबर रिंग होंगी और 20 क्या होंगी 6 मेंबर रिंग। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी sp2। यहाँ तक किसी को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो वो भी पीछे बता दिया गया है, सही है। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, ठीक है। इसका बिल्कुल लास्ट एकदम कह सकते हो लास्ट सेक्शन है कि प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या हैं। ध्यान से देखना है, जो फुलरीन है उसकी आप प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं फुलरीन की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फुलरीन, पहला, इन केस ऑफ प्योर फॉर्म फुलरीन एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। इन केस ऑफ प्योर फॉर्म वो इंसुलेटर का काम कर सकती है। एंड एज कंडीशन इज चेंज्ड, एंड एज कंडीशन इज चेंज, अगर जैसे ही आप कंडीशन को चेंज करोगे, इंसुलेटर वो होते हैं प्योर फॉर्म ऑफ फुलरीन। अगर फुलरीन प्योर रूप से आप कह सकते हो प्योर है तो वो इंसुलेटर का काम करेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देगी। एंड एज कंडीशन इज चेंजेस इट विल एक्ट एज सुपर कंडक्टर। अगर कंडीशन चेंज हो गई तो सुपर कंडक्टर का भी काम करती है। सुपर कंडक्टर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, 0 कह सकता हूं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध क्षमता, किसी चीज को बहने से रोकने की जो विधि होती है, डेट इज रेजिस्टेंस। तो सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0, सही है। अब ये काम कितने पे करेगा, एट 18 केल्विन कह सकता हूं। तो किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता कितनी हो जाए उसकी, किसी चीज को रोकने की, विरोध करने की क्षमता 0 हो जाए, उस अवस्था को आप क्या कह सकते हो, सुपर कंडक्टर अवस्था कह सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये किसके साथ रिएक्शन कर सकती है, रिएक्शन विद अल्कली। पीछे हमने पढ़े थे जो डायमंड है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, किसी भी चीज़ के साथ। ग्रेफाइट जो है वो कुछ एक थोड़ी बहुत रिएक्शन दिखा सकता है, लेकिन जो फुलरीन है वो अल्कली के साथ, अल्कली हमने पढ़ी थी लिथियम सोडियम पोटासियम जो अल्कली मेटल्स थी, कह सकता हूँ रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स दिखा सकता है। तो उनमें से भी किसके साथ दिखा सकता है, जो ज़्यादातर पढ़ी जाती है वो
पोटाशियम के साथ, किसके साथ, पोटाशियम के साथ। और जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है K3C60 नाम का प्रोडक्ट बनता है, कह सकता हूँ। और ये केमिस्ट्री में किसका काम कर सकता है, सुपर कंडक्टर का काम कर सकता है। सही है, ध्यान रखना है। ऊपर जो मैंने लिखवाया था तो उसको रिएक्शन के माध्यम से भी प्रूव कर दिया। अगर ये अल्कली पोटाशियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना सकता है, K3C60 प्रोडक्ट बना सकता है, जो केमिस्ट्री में किसका काम कर सकता है, सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। सही है। ऐसे ही ये किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, प्लेटिनम के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और उसके कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। तीसरा, इट ऑल्सो react with platinum, reacts with platinum, प्लेटिनम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इट ऑल्सो रिएक्ट विद प्लेटिनम टू फॉर्म देयर कॉम्प्लेक्सेस। प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करके भी, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। सही है, आपके प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करके भी ये जटिल कंपाउंड, जटिल यौगिक बना सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, जो आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाएंगे। सही है, तो कह सकता हूँ प्लेटिनम के साथ भी ये रिएक्शन दिखा सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या कर सकता है, फॉर्मेशन। ऐसे ही एक कंपाउंड और होता है OSO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, उसके साथ भी ये क्या कर सकता है, रिएक्शन दिखा सकता है, एडिशन प्रोडक्ट बना सकता है। तो अभी फिलहाल आपके ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता, ना बोर्ड एग्जाम में, तो सिर्फ इतना ध्यान रखा है, प्लेटिनम के साथ रिएक्शन दिखा सकता है, OSO4 के साथ रिएक्शन दिखा सकता है, अल्कली के साथ क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कली के साथ जब रिएक्शन की होगी तो पोटाशियम के साथ प्रोडक्ट बनाया होगा K3C60, जो सुपर कंडक्टर का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। चौथा, आपका जो क्या है फुलरीन, ये किसकी तरह भी काम कर सकता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए एंटी फ्रिक्शन, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए एंटी फ्रिक्शन स्पीसीज। एंटी फ्रिक्शन स्पीसीज की तरह भी इसको काम करवा सकते हो। डेट इज यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट ऑयल, यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट ऑयल। पीछे हमने पढ़ा था ग्रेफाइट जो है वो किसका काम कर सकता है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल का काम कर सकता है। कहीं मान लो क्या कर रहा है, घर्षण लग रहा है, उस घर्षण को कम करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑयल की। जब हाई टेम्परेचर पे मशीनरी काम करती है तो वहाँ हमने ग्रेफाइट यूज़ किया था, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। एंटी फ्रिक्शन स्पीसीज है, मतलब ये भी ल्यूब्रिकेंट ऑयल की तरह क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई ये सारी की सारी, कह सकता हूँ। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप किसकी तरह भी यूज कर सकते हो, कैटलिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो फुलरीन को। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन फोटोकेमिकल स्मोक रिएक्शन। सही है, आपकी जो फोटोकेमिकल स्मोक रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल्स जो रिएक्शन होंगी उनके अंदर भी आप फुलरीन को किसकी तरह यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही इसके यूजेस भी मिक्स कर दिए हैं, तो कह सकता हूँ आप इसे किसकी तरह क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एज ए कैटलिस्ट इन फोटोकेमिकल स्मोक जो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस और प्रॉपर्टीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो साथ मिक्स कर दिया है। तो आपको यही चीज़ें क्या करनी है, अगर पूछता है यूजेस में तो आप बता सकते हो यही इसके क्या हैं, यूजेस रहे होंगे। ऐसे ही आपका जो C60 होता है उसकी अच्छी खासी यूज़ और क्या है, मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर जो मेडिकल टर्म्स होती हैं उनके अंदर C60 जो है वो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी क्या कर सकता है, यूज़ किया जा सकता है। कह सकता हूँ C60 जो है वो क्या कर सकता है, यूज़ हो सकता है। C60 इज यूज्ड, C60 जो आइसोटोपिक फॉर्म है वो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। C60 इज यूज्ड to detect or for treatment of कैंसर या फिर एड्स थेरेपी। सही है, कैंसर का पता लगाने के लिए भी आप C60 जो आइसोटोपिक फॉर्म है इनकी, फुलरीन जो है उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो C60 जो फॉर्म रही होगी, C60 फॉर्म इज यूज्ड टू डिटेक्ट और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या एड्स थेरेपी। भाई कैंसर को ठीक करने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, C60 फॉर्म जो फुलरीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी डिटेक्शन का पता करने के लिए क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। एड्स के लिए भी आप इसको एक थेरेपी की तरह क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो।
कह सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि ये अगर इतनी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं तो डायमंड ग्रेफाइट से इसमें फ़र्क क्या है। तो एक बार फ़र्क दिखा देता हूँ तीनों के अंदर, ध्यान से देखना है डिफरेंस। इन केस ऑफ फुलरीन नियर अबाउट 60 to 360 carbons are present. That is, it is a small sized molecule, कह सकता हूँ it is a small sized molecule। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है ये कि तीनों में फर्क क्या है। whereas diamond and graphite are giant molecule। giant का मतलब होता है बिग, ये फर्क है भाई। डायमंड और जो ग्रेफाइट होते हैं उसके अंदर कार्बन की संख्या आपने देखा था, सीट लाइक स्ट्रक्चर थी, कितने भी हो सकते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा था, कितनी भी आपकी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की संख्या है वो अधिक होती है, और जितनी ज़्यादा कार्बन की संख्या अधिक होगी वो स्ट्रक्चर उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी। तो उस मॉलिक्यूल को आप केमिस्ट्री में जाइंट मॉलिक्यूल के नाम से जान सकते हो। तो कह सकता हूँ डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो बड़े आकार के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो फुलरीन होता है वो क्या है, छोटे आकार का मॉलिक्यूल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, लगभग 60 से 360 कार्बन के आसपास उसके अंदर कार्बन की संख्या मिल सकती है। तो ये इनके अंदर सबसे बड़ा क्या है, बेसिक डिफरेंस है। एक तो साइज के आधार पे कह सकता हूं। दूसरा, आपका जो ग्रेफाइट होता है वो किस प्रकार का डार्क सॉलिड कलर का प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना है किस प्रकार का प्रोडक्ट होता है, डार्क सॉलिड। तो सबसे पहले हार्डनेस की अगर बात की जाए तो आपका जो फुलरीन है वो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होता, ना ज़्यादा क्या होता, हार्ड होता, कह सकता हूँ। तो ध्यान रखना है हार्डनेस के ऊपर। तो आपकी जो हार्डनेस की ट्रिक है उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, फुलरीन इज नाइदर टू मच हार्ड नोर टू मच सॉफ्ट। ना ही तो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि डायमंड की तरह हो जाए, ना ही इतना अधिक सॉफ्ट होता है कि वो ग्रेफाइट की फॉर्म में हो जाए। तो कह सकता हूँ हार्डनेस का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से हो सकता है। हार्डनेस ऑर्डर अगर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा अब तक जो एलोट्रोप पढ़े हमने वो क्या था, डायमंड। उसके बाद किसका नंबर आ सकता है, फुलरीन। और सबसे जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, ग्रेफाइट। कह सकता हूँ इस दिशा में क्या बढ़ती हुई जा रही है, सॉफ्टनेस बढ़ती हुई जा रही है। सही है। आपका जो फुलरीन है वो ना तो ज़्यादा हार्ड होता ना ज़्यादा सॉफ्ट होता। तो डायमंड हार्ड रहा होगा, उसके बाद फुलरीन का नंबर आया होगा, और सबसे जो अधिक सॉफ्ट फॉर्म के अंदर पहुंच गया होगा डेट इज कॉल्ड ग्रेफाइट फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक ये सेक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारी तरफ से इस ग्रेफाइटिक फॉर्म के साथ साथ फुलरीन फॉर्म का ये सेक्शन था। आपको अगर सेक्शन पसंद आता है तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करने में भाई कंजूसी बिल्कुल ना करें। जल्द ही वीडियो सेक्शन लेके आएंगे 12th क्लास के लिए, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया जाएगा। पूरी मेहनत करेंगे भाई अपनी तरफ से ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सके। तो जाने से पहले हमेशा ध्यान से सुनना है। 4 लाइनें पेश कर देता हूँ फिर से प्यार मोहब्बत वालों के लिए। कई बार क्या है कि भाई प्यार मोहब्बत में क्या करते हैं, दुआएं करते हैं। आपने देखा होगा, सही है, प्यार मोहब्बत वाले क्या करते हैं, दुआएं करते हैं कि रब से उठ के रोज़ दुआ करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरे जीवन में ये आ जाए। सही है, इनके बिना जी नहीं सकते हम, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। तो रब से दुआएं करते हैं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। ज़्यादातर लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं करती। सही है, तो ध्यान से सुनना है। जब लड़का दुआ करता है कि मुझे क्या मिल जाए, मेरी प्रेमिका मिल जाए, तो उसके लिए 4 लाइनें, चंद लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। दिल में कितना प्यार था, वाह वाह क्या बात है, ध्यान से सुनना है। दिल में कितना प्यार था, अगर वो जान लेती तो क्या बात होती। दिल में कितना प्यार था, अगर वो जान लेती तो क्या बात होती। हमने तो मांगा था उनको खुदा से, अगर वो मांग लेती तो क्या बात होती।
तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। लाइनें भी यही कह रहे हैं कि लड़का ही मांगता है अपनी प्रेमिका को, वो भी भगवान से। प्रेमिका का कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने प्रेमी के प्रति। तो ध्यान से इन चीज़ों को समझना है, सही है। इसीलिए जाने से पहले, वीडियो सेक्शन को ख़त्म करने से पहले फिर से कह रहा हूँ, प्यार एक मानसिक रोग है, इनसे दूर रहें। पढ़ाई लिखाई करें ताकि कमा सके, अपने माता पिता को पहली कमाई दे सकें। ये वाहियात चीज़ें हैं प्यार मोहब्बत। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में। आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।